रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसकी ना सिर्फ इम्पॉर्टेंस जो है रिगार्डिंग दी एग्ज़ामिनेशन है, बल्कि जितने भी हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, ख़ास तौर पर एफएससी के लेवल पर और इससे आगे भी बहुत सारी जगहों पर आपको एक वेक्टर को लेना पड़ता है और उसकी फिर आपको ट्रू पिक्चर हासिल करने के लिए रिजोल्यूशन करनी पड़ती है। लेकिन आखिर ये रिजोल्यूशन है क्या? ठीक है, तो अब यहाँ ये रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? रिजोल्यूशन निकला है रिजॉल्व से। रिजॉल्व का मतलब है दैट हाउ मैनी कंपोनेंट्स अ वेक्टर हैव along x, y एंड z एक्सिस। जैसे मैं थोड़ा सा आपको सिंपल मीनिंग में बता दूं। अब इसको हमने यहाँ पर एक x और y एक्सिस शो किए हुए हैं। 2 डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। x और y एक्सिस ये मैंने मेंशन कर दिए और इसमें मैं एक वेक्टर बताना चाहता हूँ। लेट्स से दिस इज द वेक्टर। ठीक है, अब ये हमारे पास वेक्टर आ गया है। अब इस वेक्टर को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। इसकी थोड़ी सी कमर टूटी हुई है, सो वी मेक इट। तो अब ये सीधा हो गया है। ठीक है, और मैं इसको कोई नाम भी दे देता हूँ। लेट्स से आई कॉल इट वेक्टर ए। अब इसकी एक ख़ास डायरेक्शन है, लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो मैं निकालने के लिए, मतलब ये वेक्टर किन वेक्टर्स बाकी वेक्टर्स से बना हुआ है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये एक वेक्टर था, इसको मैंने इसके साथ ऐड किया। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक थर्ड वेक्टर है और फिर फाइनली जब इस जगह तक ये आया, सो आई कॉल दिस दैट मैं इसको नंबर से शो कर रहा हूँ कि ये वेक्टर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये ए वेक्टर है। ये इन 4 वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। लेकिन एक और बंदा आ सकता है और वो ये कह सकता है कि नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये इस तरह भी हो सकता है कि ये मैं इस कंटिन्यूटी में जा रहा हूँ कि ये 5 वेक्टर है, वेक्टर नंबर 5 है, ये 6 है और ये मैं हेड टू टेल रूल को फॉलो कर रहा हूँ और ये 7 वेक्टर है। तो कोई कह सकता है कि 1 से लेकर 4 तक के वेक्टर्स को मिलाकर ए बनता है और दूसरा कह सकता है कि 5 से लेकर 7 तक के वेक्टर्स को मिलाकर ए बनता है एंड देयर इज़ नो एंड टू इट। लेकिन हम इसको फिर थोड़ा सा क्या कर देते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब इस सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं कि हम एक वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर हो गया और ये इसके हम कंपोनेंट्स अब बना लेते हैं। एक कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट जो है ये मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ कर दिया है। तो अगर इस कंपोनेंट को जो मैंने एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया है, मैं इसको मिसाल के तौर पर अब पूरा वेक्टर प्रॉपर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। दिस इज़ वेक्टर ए। ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया। ये वेक्टर ए जो है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, और मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा इसको इस ट्रायंगल को नाम दे दूं ए बी सी। ठीक है, ये ए 2 मरतबा आ गया है तो थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सो मैं इसको लेट से लिख देता हूँ एल एम एन। सो ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल एल एम एन। और आप देखें कि यहाँ पर जो थीटा के अपोजिट वाली फेस है ये आपके पास क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। मतलब एम एन जो है ये परपेंडिकुलर है। ये राइट एंगल में ये निशाना होता है कि थीटा की अपोजिट फेस आपके पास परपेंडिकुलर होगी।
एल एम जो है दिस वन, जो कि 90 और थीटा का एडजेसेंट साइड है, ये बन जाएगी बेस। ये हमेशा हर ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होगा। और थीटा का जो अपोजिट फेस और 90 का जो अपोजिट फेस है, ये आपके पास एल एम, एल एन, बल्कि एल एम नहीं, एल एन जो है दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के थ्रू अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि साइन थीटा जो है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और हम अब ये क्लेम करेंगे कि ये वाला जो कंपोनेंट है दिस एल एम एम एन, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास, इसको हम कहेंगे ए वाई, द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस, एंड वी कॉल दिस द अदर वन द एल एम एज ए एक्स विच इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये एम एन जो है ये आपके पास हो जाएगा ए वाई, और एल एम जो है ये जो बेस है ये आपके पास हो जाएगा ए एक्स। ठीक है, याद रहे कि मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ वेक्टर साइन के बगैर तो ये इसका मैग्नीट्यूड शो करेगा। अगर मैं उसके ऊपर वेक्टोरियल साइन लिखता हूँ तो ये उसकी प्रॉपर वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेगा, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ती है। सो यहाँ इन रिलेशंस को यूज़ करके, ये साइन थीटा की और कॉस थीटा की, इनको यूज़ करके हम इसके रिजल्ट्स भी निकाल सकते हैं। आपके सामने मैं रख देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा के रिलेशन को यूज़ करूँ तो यहाँ पर आप देखें कि साइन थीटा जो है दैट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है एम एन ए वाई, और बेस है हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है ए। तो इसको सॉल्व कर लें, ए वाई हमारे पास आ जाएगा ए साइन थीटा। इसी के साथ दूसरी चीज़ क्या बनेगी, कॉस थीटा, और कॉस थीटा में आप देखें बेस है, बेस आपके पास क्या चीज़ है ए एक्स यहाँ पर। सो ए एक्स बाई ए, हाइपोटेन्यूज ए है, तो ये बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये आपके पास इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए। ये जो कंपोनेंट्स हैं ए वाई और ए एक्स, इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको देखें पता चल चुका होगा कि अगर मैं इसको इधर भी रिप्रेजेंट करता हूँ इस ए एक्स को और इस ए वाई को इस डायरेक्शन में, तो आपके पास एक पूरी रेक्टेंगुलर शेप बनती है। और इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, और साथ में इनका एक और नाम भी आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कुछ टेक्स्ट्स में इसको नॉर्मल कंपोनेंट्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो जो भी आपकी मर्ज़ी हो, जो भी आपको आसान लगे समझने के लिहाज से आप इसको कह सकते हैं। मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर का बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब ये है कि ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। सो ऑब्वियसली इट इज़ विजिबल हेयर। अच्छा, तो अब इन इक्वेशंस के थ्रू ये आपके पास ए वाई और ए एक्स की जो इक्वेशन है, इसमें अभी हमें पता चल रहा है कि अगर मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन अवेलेबल हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन थीटा, तो ये मैंने यहाँ पर जो मेंशन किया था ए का, ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये उसकी डायरेक्शन है थीटा, इस तरह से ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है। अगर ये अवेलेबल हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़ इन दो इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, सो इन दोनों को हम यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। इसका जो अपोजिट मैकेनिज्म है वो ये इस तरह हो जाएगा कि हैविंग द magnitudes of ax and ay, what we can do,
अब इसको उल्टा कर दें, आपके पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये लिख लें कि ए इज़ इक्वल टू, बल्कि ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और ये क्या चीज़ मैंने लिख दी है यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अब ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, और इसके थ्रू आप ये मेंशन लिख सकते हैं कि अगर मैं पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लूँ, सो दैट विल बिकम ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इस साइड से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि अगर आपको ए एक्स की वैल्यू अवेलेबल है, उसका स्क्वायर ले लें, ए वाई की वैल्यू अवेलेबल है, उसका स्क्वायर ले लें, तो आप ए का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं आसानी से। और साथ में यह भी हो सकता है कि अगर आपको एंगल की वैल्यू की फ़िक्र है, सो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स, और आप इसको रीअरेंज कर लें, थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। अब मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपके सामने रख लेता हूं, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ हो 10 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, और उसके एंगल की वैल्यू दी हुई हो 60 डिग्री। तो मैं इसका क्या मालूम करना चाहता हूँ, ए एक्स क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा, ए की जगह मैं 10 लगा देता हूँ, और कॉस थीटा कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू आपको मालूम है, दैट इज़ 1/2, सो 10 इंटू 1/2 बन जाएगा 5 यूनिट, आपके पास मीटर ही आएगा। ए वाई की वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ, ए साइन थीटा आएगा, ए की जगह 10 लगा दें, साइन 60 की वैल्यू बनती है 0.866, 10 को 0.866 से मल्टीप्लाई करें, जवाब आपके पास आ जाएगा 8.66 मीटर। तो ये वो पहला वाला मैकेनिज्म था, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को यूज़ करके हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाली है। इसी तरह से अगर मुझे ये ऐसी चीज़ मिल जाए कि से फॉर एग्जांपल ए एक्स की वैल्यू है 3 न्यूटन, और ए मैं फोर्स की बात नहीं करूँगा यहाँ पर, मेक इट स्पेसिफिक सिंपल, और ए वाई की वैल्यू आपके पास आ जाए 4 मीटर, या भी ये डिस्प्लेसमेंट मैं ले लिए हैं। मैं क्या मालूम करना चाहता हूँ, एज अ होल ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन। तो आप क्या करेंगे, ए के मैग्नीट्यूड के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, दैट विल बिकम 25, और ए आपके पास आ जाएगा 5 मीटर। फिर आ जाएं एंगल की तरफ, एंगल इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/3 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट्स आपके पास जाहिर है वैसे भी कैंसिल होंगे, मीटर मीटर हैं, सो 4/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे, सो इधर से आपके पास जो आंसर आएगा 53.13 कैलकुलेटर्स हैं। ठीक है, सो ये जो चीज़ है ये आप आसानी से उसी के साथ क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूँ कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास वेक्टर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इस साइड पे, तो ऑब्वियसली ये y जो कंपोनेंट बनेगा, मैं यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, और x, तो ये दोनों जो हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एंगल जो है ये यहाँ पर बन रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए एक्स और ए वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ आ जाती है शिफ्ट होकर सेकेंड क्वाड्रेंट में ए आ जाता है, तो ऑब्वियसली आपके पास जो ए एक्स बनेगा और ए वाई, अब इसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ए वाई जो है ये तो पॉजिटिव होगा बिकॉज इट इज स्टिल अपवर्ड, लेकिन ए एक्स जो है ये क्या बनेगा, नेगेटिव। इसी तरह से थर्ड केस में अगर आप आ जाते हैं यहाँ पर ए आपके पास आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में,
तो इसमें आपका जो y कंपोनेंट है वो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, सो ए वाई विल बी नेगेटिव, और ए एक्स जो इसके रिलेटेड बनेगा ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड फाइनली इफ वी मूव फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ पर हम ए को शो कर दें तो इसका ये एक्स कंपोनेंट ये वाई कंपोनेंट बनेगा, ये भी ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसका जो एक्स कंपोनेंट यहाँ पर बनेगा ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस लिहाज से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको पहले से ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि कंपोनेंट्स जो है वो किस तरह से आपके पास आएंगे, इसके वो होंगे पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सो आई होप सो यहाँ पर जो स्केलर वेक्टर जो वेक्टर रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का भी मैंने जिक्र मेंशन बहुत क्लियर से किया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि जितने भी फोर्सेस या टॉर्क्स या इन तरह के जब भी आपको कोई वेक्टर्स के साथ डीलिंग करनी पड़ती है तो आपको रिजॉल्व करके उनको देखना पड़ता है कि उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से उनके मैग्नीट्यूड पड़े हुए हैं, क्या उनकी डायरेक्शन है। तो उससे एक तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक तरह से आसानी आ जाती है, ठीक है। लेक्चर आपको पसंद आया हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।